हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, इसका मीनिंग क्या होता है, टाइप्स पढ़े थे हमने एंड काइंड्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, तो दो तरह की अप्रोचेस होती हैं टू अप्रोचेस होती है। ठीक है, एक होते हैं डिविडेंड रेलिवेंसी अप्रोच, एक होते हैं डिविडेंड इरेलीवेंसी अप्रोच। डिविडेंड रेलिवेंसी अप्रोच, एक होती है डिविडेंड इज रेलिवेंट अप्रोच। ठीक है, दो तरह के अप्रोचेस होते हैं, एक होता है डिविडेंड रेलिवेंसी अप्रोच, एक होता है डिविडेंड इरेलीवेंट अप्रोच। डिविडेंड रेलिवेंसी अप्रोच में क्या है, कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड पे किया जा रहा है, डिविडेंड पे करने और पे ना करने पर कंपनी की मार्केट वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट ऑन कंपनी एम भी समझना मार्केट वैल्यू। ठीक है, ये क्या डिविडेंड रेलिवेंसी अप्रोच में क्या है, कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे करने और ना करने पर कंपनी की मार्केट वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिविडेंड इरेलीवेंसी अप्रोच है, इसमें इसका अपोजिट है, कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड पे करने और ना करने पर कंपनी की मार्केट वैल्यू पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, नोट इम्पैक्ट ऑन कंपनी मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, दो तरह की अप्रोचेस होती है, एक होते हैं डिविडेंड रेलिवेंसी अप्रोच, एक होते हैं डिविडेंड इरेलीवेंट अप्रोच। डिविडेंड रेलिवेंसी अप्रोच में क्या है, कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे करने और डिविडेंड पे ना करने पर कंपनी की मार्केट वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है। डिविडेंड इरेलीवेंसी अप्रोच में क्या है, कंपनी के द्वारा डिविडेंड पे करने और ना करने पर कंपनी की मार्केट वैल्यू पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, डिविडेंड रेलिवेंसी अप्रोच में दो तरह के मॉडल्स आते हैं। फर्स्ट वन होता है वोल्टर मॉडल, वोल्टर मॉडल, सेकंड वन है गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन मॉडल। ठीक है, दो तरह के मॉडल आते हैं डिविडेंड रेलिवेंसी अप्रोच में, और डिविडेंड इरेलीवेंसी अप्रोच में दो तरह के मॉडल आते हैं, एक होता है रेजिडुअल मॉडल और एक होता है एमएम, मींस मोदिग्लानी एंड मिलर मॉडल। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, दो तरह के मॉडल्स आते हैं। जो ये मॉडल्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें चारों के चारों मॉडल्स क्या है, मेन तीन मॉडल है, वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल एंड एमएम मॉडल। ठीक है, ये तीनों मॉडल्स ही इंपॉर्टेंट है, बीकॉम में भी आते हैं, एमकॉम में भी, नेट के एग्जाम में भी आते हैं। तो ये है, अब हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स कहते हैं। एक चीज और रहेगी इसमें, जो ये दोनों मॉडल है, ये कौन से है, एक्टिव डिसीजन पे है, एक्टिव डिसीजन बेस्ड है। ठीक है, और जो ये दोनों है, ये किस पे बेस्ड है, पैसिव डिसीजन पे बेस्ड है, पैसिव डिसीजन बेस्ड है। ठीक है,
एक्टिव क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और पैसिव क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये इसके ये है, एक बार आप रिकॉर्ड नोट कर लो नोटबुक में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वोल्टर मॉडल। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? वोल्टर मॉडल। फर्स्ट वन है वोल्टर मॉडल। ठीक है, वोल्टर मॉडल कौन सा है, किस अप्रोच में आता है? डिविडेंड रेलेवेंसी अप्रोच में आता है। किस डिसीजन पर बेस्ड है? एक्टिव डिसीजन पर बेस्ड है। वोल्टर मॉडल में क्या होती है? 3 तरह की फर्म होती है। एक होती है ग्रोथ फर्म, देखो एक में होता है आर ग्रेटर देन के ई, एक में होता है आर लेस देन के ई, और एक में होता है आर इक्वल्स टू के। यहाँ पे आर ग्रेटर देन होता है वो कौन सी फर्म होती है? वो होती है ग्रोथ फर्म। वो कौन सी फर्म होती है? ग्रोथ फर्म। जब पे आर लेस देन होता है वो कौन सी होती है? डिक्लाइन फर्म। और जो आर इक्वल्स टू के ही होता है वहां पर कौन सी फर्म होती है? नॉर्मल फर्म। नॉर्मल फर्म। ठीक है, एक हम इसमें 2 कॉलम और बनेंगे। ठीक है, देखो आर क्या होता है? आर मीन्स होता है रेट ऑफ रिटर्न। आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, और के ई मीन्स होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। सबसे पहले क्या? आर ग्रेटर देन के ई। आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर क्या होता है? आर रेट ऑफ रिटर्न मीन्स ये क्या करते हैं? हमेशा ये कंपनी अर्न करती है। आर ये वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो हमेशा कंपनी अर्न करती है। कंपनी कभी भी खुद के लिए अर्न नहीं करेगी, वो हमेशा इसके लिए अर्न करेगी, शेयर होल्डर के लिए अर्न करेगी। ठीक है, कि ई क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये कौन अर्न करता है? ये हमेशा शेयर होल्डर अर्न करता है, और शेयर होल्डर कभी कंपनी के लिए अर्न नहीं करता, वो हमेशा खुद के लिए अर्न करता है। तो आर कौन सी होता है? रेट ऑफ रिटर्न जो हमेशा कंपनी अर्न करती है, किसके लिए? शेयर होल्डर के लिए। और के ई वो होती है जो हमेशा शेयर होल्डर अर्न करता है, किसके लिए? खुद के लिए। ठीक है, अच्छा जैसे आर ग्रेटर देन के ही है, मीन्स आप ये मान लो ये 12% है और ये 10% है। ठीक है, 12% मीन्स कंपनी ज़्यादा अर्न कर दी है एज कंपेरिजन टू शेयर होल्डर। मान लो 100 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट कर रखे थे और कंपनी उस पर 20 रुपये अर्न कर दी है, और जो वो है शेयर होल्डर वो 10 रुपये अर्न कर दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे? 100% रिटेन कर लेंगे और 0% वो डिविडेंड पे आउट करेंगे। 0% डिविडेंड पे आउट और 100% रिटेन। क्यों? क्योंकि ग्रोथ फर्म है, ये कंपनी ज़्यादा अर्न कर दी है इसलिए। जब आर लेस देन के ये मीन्स कंपनी 12% अर्न कर दी है और जो शेयर होल्डर है वो 15% अर्न कर दिया है। तो इसमें क्या है? शेयर होल्डर ज़्यादा अर्न कर दिया कंपनी से, तो इसमें क्या होगा? वो 100% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 0% वो क्या करेंगे? रिटेन करेंगे। और आर इक्वल्स टू के है मीन्स जितना कंपनी अर्न कर दी है उतना ही वो शेयर होल्डर अर्न कर दिया है। तो इसमें मर्जी है चाहे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो चाहे आप उसको रिटेन करके रख लो। तो वो कौन सा आती है? नॉर्मल फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक वोल्टर मॉडल का कि आर ग्रेटर देन के,
आर लेस देन के, आर इक्वल्स टू के। ग्रेटर देन के ये मीन्स ग्रोथ फॉर्म है, जहाँ पे कंपनी ज़्यादा अर्न कर दिया है शेयर होल्डर से। आर लेस देन के मीन्स जहाँ पे शेयर होल्डर ज़्यादा अर्न कर दे कंपनी से। और आर इक्वल्स टू के मीन्स नॉर्मल फॉर्म है, कंपनी और शेयर होल्डर इक्वल अर्न कर दे हैं, तो वो कौन सी होती है, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फिर इसका एक फॉर्मूला भी है, अजम्पशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इसकी अजम्पशंस है कुछ। फर्स्ट अजम्पशंस क्या है, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। इसमें कोई भी जो फंड है बाहर से नहीं लिया जाएगा, सारा केस होगा इंटरनल फाइनेंस में, रिटेन अर्निंग सारा पैसा लिया जाएगा। इसमें जो है ई एंड डी ऑलवेज कांस्टेंट, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। द फर्म हैज परपेचुअल कह दो या फिर आप इनफिनाइट कर दो, द फर्म हैज इनफिनाइट, तो फर्म की लाइफ है वो इनफिनाइट है, मीन्स हम काउंट नहीं कर सकते कि वो कितने साल तक चलेगी। ठीक है, और एक और है आर एंड के आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट, आर एंड के आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये इसकी अजम्पशन जो आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, ई एंड डी मीन्स अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर ऑलवेज कॉन्स्टेंट, द फर्म हैज इन्फिनिट लाइफ, एंड आर एंड के मीन्स रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये क्या इसकी अजम्पशंस है। अब इसे एक फॉर्मूला है जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, डी प्लस आर डिवाइड बाई के ई। ठीक है, फिर है ई माइनस में डी डिवाइड बाई के ई, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, डी मीन्स डिविडेंड पर शेयर, आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ई मीन्स अर्निंग पर शेयर, डी मीन्स डिविडेंड पर शेयर और के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये क्या है, वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर हमारे पास अब आता है क्वेश्चन, आप निकाल ही लेंगे, इस फॉर्मूले से सॉल्व हो ही जाएगा, सबकी वैल्यू गिवन होगी, बस आपको सॉल्व करना है उस वैल्यू को पुटअप करके। नेक्स्ट हमारे पास है गॉर्डन मॉडल। हाँ, इसकी क्रिटिसिज्म भी है कि इसमें अजम्पशन क्या मानी थी कि सारी की सारी क्या है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक्सटर्नल से कुछ भी फंड ना ले। इंटरनल हमारे पास इतने फंड नहीं होते कि हम सब कुछ अपने इंटरनल फंड से कर सके, हमें एक्सटर्नल की रिक्वायरमेंट ही ना पड़े। तो ये एजम्पशन क्या है, गलत है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हमारे से ओनली इक्विटी फर्म हो, तभी हम कर सकते हैं कि हमें ओनली इंटरनल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक पॉइंट है इसमें कि इसने क्या माना था, आर कांस्टेंट माना था। आर कभी भी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, जितने ज़्यादा हमारा रिस्क बढ़ेगा वैसे 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 हमारा आर भी करेगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये भी इसकी क्या अजम्पशन क्या है, गलत है। ठीक है, इसके एक दो अजम्पशंस है वो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा गॉर्डन मॉडल। सेकंड मॉडल हमारा गॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, इस मॉडल में क्या होता है,
जो वो है ये सेम रहेगा, आर ग्रेटर देन के ई, आर लेस देन के ई। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, और एक जो आर इक्वल ये चेंज होएगा हमारा, ये क्या है, चेंज्ड है। अच्छा, गॉर्डन मॉडल को हम डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। ठीक है, एक इसमें आते हैं कि बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट, एक स्टेटमेंट आती है इसमें बर्ड इन हैंड आर्गुमेंट। इसमें क्या होता है, जो शेयर होल्डर है वो ये चाहते हैं कि फ्यूचर में, उन्हें पता है अनसर्टेन है, तो वो चाहते हैं कि फ्यूचर में जो हम अर्निंग करें इससे अच्छा जो हमने अभी तक कमाया है वो आप हमें दे दो, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, क्या पता उसमें लॉस हो, क्या पता हमें प्रॉफिट हो। तो उसकी वजह से क्या कहते हैं कि जो आज एट प्रेजेंट है हमारे पास, जो हमने कमाया, जो हमने अर्निंग करी है वो आप हमें दे दो, तो वो क्या है, बर्ड इन हैंड आर्गूमेंट है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, ई 1 माइनस में के बी, के ई माइनस में बी आर। ई मीन्स अर्निंग पर शेयर, बी मीन्स रिटेंशन रेशो, के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, बी मीन्स रिटेंशन रेशो और आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, बी आर को हम जी भी कहते हैं। जी मीन्स होता है हमारा ग्रोथ रेट, ग्रोथ। ठीक है, ई मीन्स अर्निंग पर शेयर, एंड बी मीन्स रिटेंशन रेशो, ठीक है, एंड ई बी, के ई मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास है इसका फॉर्मूला। अच्छा, अब इसकी भी एजम्पशंस है कुछ, इसकी भी लगभग वही एजम्पशंस है जो कि वोल्टर मॉडल की है। क्या एजम्पशंस है, फर्स्ट वन, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। ठीक है, ई एंड डी ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट में ऑलवेज कांस्टेंट, आर एंड के ई ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये भी क्या इसकी वही एजम्पशंस है जो कि वोल्टर मॉडल की है। ठीक है, आप एक बार नोट कर लो। उसके बाद अब हम करते हैं रेजिडुअल मॉडल, जो कि किसके अंदर आता है, डिविडेंड इररिलेवेंसी अप्रोच के अंदर आता है। और किस डिसीजन पर बेस्ड है वो हमारा पैसिव डिसीजन पर बेस्ड है। वो किस डिसीजन पर बेस्ड है, पैसिव। रेजिडुअल मॉडल कौन से पे है, ये डिविडेंड इररिलेवेंसी। ठीक है, और किस पे बेस्ड है, पैसिव डिसीजन पे, पैसिव डिसीजन बेस्ड।
ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर एक फर्म के पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है तो क्या करे, वो सारा का सारा रिटेन करके रख ले। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो डिविडेंड के वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है। तो इसमें क्या है, मार्केट वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे चाहे ना करे, चाहे कम करे चाहे ज़्यादा करे, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए वो क्या कर लेगी, एक फर्म अपने पास रिटेन करके रख लेगी अपने अकॉर्डिंग जितनी उसे रिक्वायरमेंट है, फिर उसमें से कुछ बचता है तो वो डिविडेंड के वे में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो वो कौन सी मॉडल है, रेजिडुअल मॉडल है। जो नेक्स्ट है हमारा वो है MM मॉडल। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेजिडुअल मॉडल, वोल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और MM मॉडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा MM मीन्स मोदिग्लानी एंड मिलर मॉडल। ये भी किसके अंदर आता है, ये भी आता है डिविडेंड इरेलीवेंसी डिसीजन के अंदर आता है। किस पर बेस्ड है, पैसिव डिसीजन पर बेस्ड है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी भी कुछ अजम्पशंस है, जैसे कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, मीन्स जो इन्वेस्टर्स है उन्हें वो फ्रीली एक जगह से जा सकते हैं, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। सेकंड है, कोई भी उन पर टैक्स नहीं लगना। ठीक है। एंड थर्ड वन है फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, पहले ही उन्होंने बता रखा है कि हम इतने तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे, तो वो क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है इसके अंदर। तो ये सारे क्या इसकी अजम्पशंस है। अब है कि इसके अंदर दो है कि कैसे वो इन्वेस्ट, या तो एक ऑप्शन इसके पास ये है कि जितना भी पैसा है सारा सारा वो रिटेन करके रख ले। एक तो ये इसके अंदर है, मतलब दो तरह के सोर्सेज है इसमें, टू सोर्सेज है। एक तो ये है कि जितना भी पैसा आया सारा अपने पास रिटेन कर ले, ऑल रिटेन इट्स, जितना भी पैसा है सारा सारा वो अपने पास रिटेन करके रख ले। एक ऑप्शन ये है कि वो जितना भी पैसा सारा डिविडेंड के वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दे शेयर होल्डर को। अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो क्या कहते हैं, बाहर से पैसा ले, मतलब बाहर से मीन्स पैसा लोन पे लेगा। तो अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो क्या आएगा, उसकी मार्केट की शेयर वैल्यू बढ़ेगी। और अगर बाहर से पैसा ले लिया साइड बाय साइड तो वहाँ से उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों चीज़ क्या हो जाएगी, आपस में बैलेंस बन जाएगा, एक तरह से यूटिलाइज हो जाएगी। उसे क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज प्रोसेस भी कहते हैं। दो ट्रांजेक्शन एक टाइम पे होती है और आपस में यूटिलाइज भी हो जाए तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है। ठीक है। तो एक तो ऑप्शन था कि ऑल रिटेन इट्स अर्निंग, जितनी भी अर्निंग है सारी रिटेन कर ले। एक है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दे शेयर होल्डर को। Earning distributed as dividend to शेयर होल्डर। जितनी भी अर्निंग है सारी सारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दे किसको, शेयर होल्डर को। अगर रिक्वायरमेंट है बाद में तो उतने ही अमाउंट का क्या कर दे, raise an equal amount of funds from external sources। ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो दो तरह के सोर्सेज हैं MM मॉडल में। एक तो है जितना भी उसने अर्निंग किया है सारा सारा रिटेन कर ले, अगर उसे लगता है कि फ्यूचर में हमारे पास प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज है। दूसरा ऑप्शन है जितना भी उसने अर्निंग किया है सारा सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दे किसको, शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड। अगर आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उतने ही अमाउंट क्या कर ले, एक्सटर्नल सोर्सेज से फंड रेज कर ले। तो इसे इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं, इज कॉल्ड द
आर्बिट्रेज इसे क्या कहते हैं हम, आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तरफ से वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है शेयर होल्डर, तो क्या होगा, तो उसके शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और साथ में जितने भी फंड वो बाहर से ले रहा है तो उससे क्या है, कॉस्ट बढ़ेगी। तो दोनों क्या होगी, आपस में यूटिलाइज होगी, दोनों ट्रांजेक्शन्स क्या होगी, आपस में यूटिलाइज होगी, तो वो क्या होगा, आर्बिट्रेज प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो वो ये क्या है, MM मॉडल है। ठीक है, इसकी अजम्पशंस हम पढ़ चुके हैं। कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ओके, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और एक नो टैक्सेस, नो टैक्सेस। ठीक है, MM मॉडल मैंने बताया था कि डिविडेंड इरेलीवेंसी पे है, चाहे पे करो चाहे ना करो, कंपनी की मार्केट वैल्यू पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और इसकी अजम्पशन है, क्रिटिसिज्म क्या है, इसने कहा था कि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं लगती, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती, पर लगती है। इसने कोई टैक्सेस नहीं, टैक्सेस भी है। तो ये सारी क्या, इसका अपोजिट कर दो वो क्या हो जाएंगी, इसकी क्रिटिसिज्म बन जाएंगी। तो ये है। ठीक है, मॉडल फर्स्ट वीडियो में हमने इसका डिस्कस किया इसकी टाइप्स और काइंड्स, और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इसके मॉडल्स, 4 तरह के मॉडल्स है। ठीक है, तो ये है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।